इससे पिछला वाला वीडियो में हमने बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी करंट रिलेटेड इश्यूज था उसको हमने देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम बिहार का भूगोल जो कि इडुटेरिया का 5वां संस्करण 2026 में निकला है उसको होल एंड सोल एक कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ। सबसे पहले देखें तो यह तीसरा यूनिट है इसका इडुटेरिया का, और यहाँ पे बिहार के भूगोल का बात किया गया है। पहला बात लिखा है, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यहाँ गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्यन पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 विभाजन कुछ इस प्रकार से है भौतिक रूप से, देखिएगा। इसका पहला भौतिक विभाजन है पर्वत या तराई क्षेत्र। इसके अंतर्गत सोमेश्वर, सनेरी, रामनगर, दून और दून घाटी को कंसीडर करते हैं। दूसरा इसका भौतिक विभाजन है मैदानी क्षेत्र, जिसमें उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा के मैदान को बांटा गया है। पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान के अंतर्गत इसको हमने बांटा है। इसका देखिएगा कुछ मैप इस प्रकार से है। इस मैप को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यह है बिहार का भौतिक विभाजन। ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा है, सबसे टिप पे क्या है तो यहाँ पे है सोमेश्वर की श्रेणी, उसके नीचा में दून घाटी और उसके नीचा में रामनगर दून। फिर यहाँ पे हम देखें इस तरफ तो ये जो दक्षिण के पठारी वाला भाग है यही क्या है तो यही आपका यहाँ पे यह वाला जो भाग देख रहे हैं आपका धारवाड़ करम की चट्टान, वह इस वाले भाग में धारवाड़ करम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यह वाला भाग में विंध्यन करम की चट्टानें पाया जाता है। क्लियर है। आगे इस बात को और डिटेल में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट मैप किया गया है। इस मैप के अंतर्गत देखिएगा यहाँ से निकलती है गंडक नदी, फिर यहाँ के इसीलिए इसको कहा गया है घाघरा गंडक का द्वब, यानी कि एक तरफ घाघरा नदी है और एक तरफ गंडक नदी है, तो बीच में 2 नदियों के बीच वाले भूमि को आब कहते हैं। यानी कि 2 का मतलब 2 और आब का मतलब भूमि, तो 2 नदियों के बीच का जो भूमि है उसी को दोआब कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा गंडक से लेके कोसी तक इसको कहा गया है गंडक कोसी दोआब, और यहाँ से देखिएगा यह है महानंदा नदी, तो कोसी से लेके महानंदा तक को कहा गया है कोसी महानंदा दोआब। यहाँ से बीचों बीच से गंगा नदी गुजर रही होती है, यानी कि यह वेस्ट टू ईस्ट गंगा नदी क्या कहती है, बह रही है। यहाँ है आपका सोन नदी, तो यह वाला रीजन है सोन गंगा दोआब कहाएगा, यह मगध का मैदान कहाएगा, और ये भागलपुर और बांका वाला जो इलाका है यह अंग का मैदान कहलाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, सारा चीज इसमें डिटेल रूप से दिया गया है, बस एक है कि इसको एक बार गहरी सरसरी निगाह से पढ़ लेना होता है। पर्वत या तराई क्षेत्र का बात करें तो बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 किलोमीटर है। इस डाटा को याद रखिएगा, 72वीं बीपीएससी के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो डाटा को ज्यादा घुमा फिरा के पूछता है। चीज इतना याद रहेगा, आसानी से चीज उसको कर ली जाइएगा। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है, और इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उपवर्ग सोमेश्वर की श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून और तीसरा है दून घाटी। पहला को देख लें तो यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू हो जाता है। यह भिखनाठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है, और इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। ये पहाड़ियां उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी, जिसकी की ऊंचाई 874 मीटर है, इसी श्रेणी में स्थित है। इस बात को याद रखना है। दूसरा है आपका रामनगर दून। रामनगर दून या रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, और यह बेतिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है।
यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी है, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है, याद रखिएगा। यह जो रामनगर दून है इसकी सबसे ऊंची चोटी संतपुर है, संतपुर के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर। आगे है दून घाटी। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है और इसे दून वैली या दून घाटी के नाम से जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। तो आपने अभी देख लिया है दून घाटी, फिर हमने देखा रामनगर दून और सोमेश्वर की श्रेणी। तो यहाँ पे जो नोट करने वाला बात है, सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो गया सोमेश्वर पहाड़ी, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी हो गया संतपुर के निकट का, और दून घाटी का जो ऊंचाई है वह है 240 मीटर। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है। आगे हम चलते हैं मैदान के लिए। तो मैदान यहाँ पे देखिए, यह जो मैदानी भाग है बिहार के कुल भूभाग का 96% यह कवर अप करता है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है, डिपोजिशन से हुआ है, और इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान। ध्यान से देखिएगा, यह जो गंगा का उत्तरी गंगा का मैदान है, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसे नदियों के जलोढ़ निक्षेपण के वजह से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी जो प्रमंडल है, डिवीजन है, के क्षेत्र को कवर करता है। पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर के पूर्व में महानदी घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्व और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है, तलहटी से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब यानी कि 2 मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब बिहार में दोआब है। क्लियर। जैसा कि हमने मैप में बताया था, यहाँ पे देखिएगा घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब 3 भागों में इसको बांटा गया है। आइए, दूसरा है आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। यह गंगा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर। यानी कि यह पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य गंगा का मैदान स्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणी के गंगा मैदान को ही मगध के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूरब में टाल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगा, पटना, नालंदा, नवादा जिला शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला को हम बोलते हैं गंगा सोन दोआब, दूसरा को बोलते हैं मगध का मैदान और तीसरा को हम बोलते हैं अंग का मैदान। देखिए, यानी कि अब जो है यहाँ पे पठार का बात किया गया है। यहाँ पठार देखें तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र स्थित है जो कि झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टान मिलता है। एक को बोलते हैं धारवार क्रम की चट्टान और दूसरे को बोलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। धारवार की क्रम की चट्टान मुख्य रूप से झारखंड से सटे हुए जो जिला है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ईटीसी जिलों में देखने को मिलता है, जबकि विंध्यन चट्टानें मुख्य रूप से
कैमूर और रोहतास जिलों में देखने को मिलता है। यहाँ पे दक्षिण बिहार के प्रमुख पहाड़ी का बात किया गया है, जैसे गया को अब गया जी कहा जाने लगा है। तो यहाँ पे गया जी में है ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ, प्रेतशिला पहाड़ियाँ, रामशिला पहाड़ियाँ, मंगला गौरी पहाड़ी और गुरपा पहाड़ी। यह दिया है, यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है। तो यह गया यानी कि गया जी में स्थित है। राजगीर का बात करें तो राजगीर में है रत्नागिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी और सोनगिरी पहाड़ी। यह कहाँ है? राजगीर में अवस्थित है। मुंगेर का बात करें तो मुंगेर में है खड़गपुर पहाड़ी, यहीं से बहुत बड़ी मात्रा में अयस्क मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। इसके अलावा है पीर पहाड़ी, फिर है काली पहाड़ी, अगला है सीताचरण पहाड़ी और मार्ग पहाड़ी। यह आपके मुंगेर जिला में स्थित है। कैमूर का बात करें तो यहाँ है कैमूर पहाड़ी, फिर है रोहतास पहाड़ी और अघौरा पहाड़ी। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कैमूर में 3 पहाड़ी याद रखिएगा, कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और अघौरा पहाड़ी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ और भी तथ्यों का बात किया गया है, यहाँ पे देखिएगा। पहला पॉइंट है यहाँ पे, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर कहा जाता है या इसी को मन कहा जाता है। ठीक अलग अलग क्षेत्रों में चौर हुआ, मन हुआ, टाल हुआ, करीब करीब बात एक ही होता है। जहाँ पे साल के अधिकतर समय तक क्या है तो पानी लगा रहता है, उसी को चौर कहा जाता है। यानी कि 2 साल में एक बार ही कृषि हो पाता है, कई 3 साल तक भी कृषि नहीं हो पाता है। तो इसी को हम चौर या मन कहते हैं, जो कि निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। गंगा के मैदानी बाद क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। यानी कि जो आप दीघा के बगल वाला इलाका देखिएगा पटना में ही, वहाँ पे क्या होता है, उसी को दियारा बोला जाता है। यानी कि दियारा उसको कहते हैं जहाँ पर कि बाढ़ आ जाता है बरसात समय में और बाकी समय में सूखा रहता है। यानी कि नदी का जो कैचमेंट एरिया है उसी को हम दियारा बोलते हैं। क्लियर है? कैचमेंट एरिया उसको कहते हैं जहां तक कि नदी उसका पानी जो है अपने में समा लेती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक, आगे हम चलते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर हैं, जैसे कि गोखर झील के गोखुर झीलों के रूप में यह पाया जाता है। क्लियर? दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? टाल कहते हैं। और उत्तरी गंगा का मैदान बाद की विभीषिका के लिए जाना जाता है। यह है आपका मैप, यानी कि जो पश्चिमी चंपारण वाला इलाका है यहाँ पे टर्सरी क्रम की चट्टानें मिलता है। आपका जो कैमूर रोहतास वाला इलाका है यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टान मिलता है। और यह जो इलाका है यानी कि झारखंड से सटे हुए सारे के सारे जिला में धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलता है। और बीच वाला भाग में क्या है बाबू, तो यह क्वाटरनरी मैदान भाग जो है इसे कहा जाता है। यहाँ पे इसके निर्माण कार्य क्षेत्र और इसके प्रकार का बात किया गया है और इसमें कुछ विशेषता भी है। जैसे धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है यह प्री कंब्रियन काल में निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर जिलों में यह देखने को मिलता है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी यही है। तो ऑब्वियस सी बात है, झारखंड से सटे हुए जिले ही प्राचीन पहाड़ी है, क्योंकि प्राचीन पहाड़ी में ही कोयला मिलेगा, खनिज संसाधन मिलेगा। तो इस प्रकार देखें तो झारखंड से जो सटे हुए इलाके हैं वहीं पे बहुमूल्य खनिज मिलने देखने को मिलता है। तो यह किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत कंसीडर होगा? धारवाड़ क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान, यह भी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिला में इसकी स्थिति है। और इसका जो है विशेषता, यह दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग और जिससे कि चूना पत्थर के लिए यह मुख्य रूप से लाभकारी होता है, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका टर्सरी काल, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुआ है। यह प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण है। यह पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाने वाली पहाड़ी जो है सोमेश्वर पहाड़ी इसी क्षेत्र में स्थित है। और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र भी यही होता है। अगला है क्वार्टिनरी मैदान, यानी कि यह प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। गंगा का मैदान जो है यह यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें जो विशेषता है, बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है और कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बिहार की जलवायु का अब यहाँ पे बात किया गया है, देखते हैं क्या है बिहार का जलवायु।
कह रहा है किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। मुख्य रूप से हम 35 साल या 30 साल के जो मौसम का दशा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, 30 से 35 ईयर्स को लेते हैं, ठीक। उसके मौसम का एक का औसत एवरेज मापन करते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ट्रिगर पॉइंट है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बिहार की जलवायु है वह उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जैसे कि पहला अक्षांशीय स्थिति, यानी कि यह उपोष्ण क्षेत्र में जो स्थित है। दूसरा, उत्तर हिमालय में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, जो उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति है वह भी उसको एक प्रभावित करने वाला फैक्टर है। बंगाल की खाड़ी से दूरी, हालांकि बिहार बंगाल की खाड़ी से दूर है लेकिन इसका लेटरल इम्पैक्ट हमें बिहार तक देखने को मिलता ही है। अगला है उच्चावाच, अगला है मानसून का प्रभाव, और नेक्स्ट है आपका ग्रीष्म हवाएं ईटीसी। यह सभी क्या है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर हैं, कारक हैं। अगला पॉइंट है बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर का कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे कि जलवायु वेत्ता का नाम है कोपेन, त्रिवार्थ और थॉर्नवेट। यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोपेन वाला तो हमको लगता है 5 बार से अधिक पूछा हुआ है। तो यह कोपेन उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बिहार की जलवायु को बांटे हैं। यानी कि उत्तरी बिहार के जलवायु को सी बड़का सी छोटका डब्लू और जी के रूप में इन्होंने डिवीजन किया है। दक्षिणी बिहार को ए डब्लू के रूप में इन्होंने डिवीजन किया है। त्रिवार्थ ने उत्तरी बिहार के जलवायु को सी ए डब्लू के रूप में बांटा है, दक्षिणी बिहार को ए डब्लू के रूप में डिवीजन किए हैं। थॉर्नवेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को सी बी डब्लू के रूप में इन्होंने बांटा है और बाकी के बिहार को सी ए डब्लू के रूप में बांटा है। कोपेन वाला यह पूछा हुआ है क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू अगेन एंड अगेन, रिवाइज इसको कीजिएगा। कोपेन उत्तरी बिहार सी डब्ल्यू जी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए आगे की ओर हम चलते हैं। बिहार में समानतः 3 ऋतुएं देखने को मिलता है, यानी कि एक बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, दूसरा को बोलते हैं वर्षा ऋतु और तीसरा हो जाएगा शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। 2025 में औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है। किसमें, तो ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ पे, तो पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवा चलता है, इन्हें लू कहा जाता है, याद रखिएगा। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे गर्म स्थान गया में देखने को मिलता है, यहाँ पे तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानसून आने से पहले बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार में वर्षा होती है और इस वर्षा को नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं, ठीक। वर्षा ऋतु का बात करें तो जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। क्लियर। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में हो जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा देखने को मिलता है। अगला है बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। 2011 से 25 के दौरान औसत वर्षापात 99.24 सेंटीमीटर रहा है। 2024 में बिहार में औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में तथा सबसे कम वर्षा वैशाली में हुआ है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुआ है, किशनगंज में, याद रखिएगा 215 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा, बार बार क्वेश्चन ये पूछता है, इसीलिए इसको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुआ है, सर्वाधिक वर्षा हुआ है किशनगंज में, यह हुआ है 215 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा हुआ है वैशाली में, जहां पर केवल 69 सेंटीमीटर ही वर्षा दर्ज किया गया है। बिहार में
दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून जो बंगाल की खाड़ी का शाखा है उससे वर्षा बिहार में अधिकतम होता है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है, जैसे गया का इलाका। अब इसे गया जी कहा जाता है। अगला है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। तो शीत ऋतु वैसे नवंबर में ज्यादा ठंडी लगता है, लेकिन मध्य अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाता है और यह फरवरी अब तो मार्च तक देखने को मिलता है ठंडी। यह मौसम में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही हम जलवायु कहते हैं। तो यह थोड़ा सा अब यह डिफर कर रहा है, फरवरी नहीं अब मार्च तक यह ठंडी देखने को मिलता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही मानसून लौट जाता है तो यहाँ पे शीत ऋतु आ जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सबसे अधिक ठंडा देखने को मिलता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया है। तो याद रखना है आप लोगों को, सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है। 47 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है और सबसे ठंडा जिला भी गया है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा है, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा एक ही जिला गया रहेगा, गया जी होंगे। अगला, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और यह वर्षा रबी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है। अत्यधिक ठंडा बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। जब ठंडी महीना में देखते हैं तो क्या होता है, ये पछुआ विक्षोभ चलता है। क्या होता है बाबू? पछुआ हवा, पछुआ विक्षोभ। यह जो पछुआ विक्षोभ होता है इसके कारण क्या होता है, एक तो मौसम में ठंडक होती है और दूसरा क्या होता है, कुछ वर्षा हो जाती है, कुछ वर्षा हो जाती है जिसके कारण आपका गेहूं हो गया, मसूर हो गया, ठीक, इसको क्या करता है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यही कहा है कि बिहार में रबी फसल के लिए क्या है, तो यह फायदा है। तो गेहूं हो गया, मसूर हो गया, इन सबों को क्या करता है, थोड़ा मात्रा में जो वर्षा हो जाता है तो उसके दाने बहुत बढ़िया होते हैं, तेजी से विकास करता है। यानी कि जो पाला रहित दिन है, शीत रहित रातें हैं, वह रबी फसल के लिए ज्यादा लाभकारी होता है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जोन 1 बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दर्शाता है, जहां जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। जोन 3 को 2 भागों में बांटा गया है, जोन ए और जोन बी। जोन ए में दक्षिणी बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग को दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज की प्रधानता दी जाती है। अगला है जोन 3B, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग को दर्शाता है और इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता देखने को मिलती है। अब देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से डिवीजन किया गया है, ठीक। जोन 1, ठीक, यहाँ पे कितना जिला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 जिला। कितना हो जाएगा? 13 जिला। जोन 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 जिला, ठीक। इसके अलावा देखिएगा कुछ इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे जोन इसमें हो जाएगा 3A, 3A में 6 जिला और 3B में 11 जिला। याद रखिएगा। तो जोन ए में जो होता है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और बेगूसराय को सम्मिलित किया गया है। जोन 2 के अंतर्गत जो 8 जिला है उसमें है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। आगे चलते हैं। फिर देखिएगा आपका जोन 3A में जो 6 जिला है इसमें है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई और बांका। फिर हम देखें तो जोन 3B में
बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, कुल 11 जिला को इसमें कंसीडर किया गया है। देखिएगा यहाँ पे उसी बात को ये पॉइंट 4 में लिखा गया है। जो जोन पहला है इसमें कुल 13 जिला है, जोन 2 है 8 जिला है, जोन 3 है ए में 6 जिला और जोन 3 बी में 11 जिला उसी का यह दिया गया है। देखिए जोन ए की विशेषता क्या है, तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। किसमें? जोन ए में, जिसमें 13 जिला है। जोन बी का विशेषता, हाँ इसमें जो फसल का बात कर ले जोन ए में, तो यहाँ खादर मिट्टी होगा। ऑब्वियस सी बात है, खादर मिट्टी में ही फसल बढ़िया उगेगा। और यहाँ की मुख्य फसल है गन्ना, धान, गेहूं, अरहर और मक्का। और भी जो है हमारे बिहार में जो कि मैदानी इलाकों में उगता है वह सभी यहाँ पे मिलेगा। ठीक, यह जोन ए जिसमें कि 13 जिला है और मुख्य रूप से खादर भूमि है। यहाँ पे जो है आपका धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, यह सभी फसल देखने को मिलता है। जोन 2 में इस क्षेत्र में 8 जिला है और इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसल जूट, धान, चाय, मक्का। यानी कि जो अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार वाला इलाका है वह किसमें आ जाता है? यह आपका आ जाता है जोन 2 के अंतर्गत। जोन 3 ए में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय को हम कंसीडर करते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता देखें तो औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होता है और यहाँ बांगल मिट्टी पाया जाता है। क्योंकि जोन 3 ए में कैसा मिट्टी पाया जाता है? बांगर मिट्टी। और मुख्य फसल गेहूं, दाल, अरहर, चना, ईटीसी देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, जोन 3 बी को फिर बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में बांटा गया है। तो जोन 3 ए और 3 बी में करीब करीब विशेषता जो है सब कुछ समान है। यहाँ के कैसा मिट्टी होगा? बांगर मिट्टी होगा। बांगर मिट्टी होगा तो उपजाऊ यहाँ पे कम होगा और यही कारण है यहाँ पे कुछ ही मात्रा में यहाँ का जो प्रोडक्शन है खादर मिट्टी की तुलना में कमजोर होता है। यहाँ भी दाल, अरहर, ये सभी चना जो है वह उगाया जाता है। अब है बिहार का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का हम बात करें तो इसको ध्यान से देखिएगा, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, नदी का हम बात करते हैं। बिहार की नदियां, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उसकी सहायक नदियों का एक विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हिमालय नदियां, जिसमें सालों भर पानी रहता है। दूसरे को बोलते हैं पठारी नदियां, जो कि बरसात के समय में रहता है, बाकी समय में सूखा रहता है। हिमालय नदियां यह वर्ष भर जल प्रवाह यानी कि सदा नीरा नदियां है। इसके अलावा यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि नेपाल से लेकर के आपको गंगा तक प्रवाहित होता है और सभी नदियां गंगा में आके मिल जाती है। ये नदियां पूर्ववर्ती है। यह नदियां बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। यह हिमालय नदियां ये बाल अवस्था में है। यह मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। जिस प्रकार से दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, उसी प्रकार से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में ये मार्ग परिवर्तन करता है और जिसके कारण बिहार में विभीषिका बाढ़ वाली देखने को मिलती है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का यह कारण बनता है, जैसे कि गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, यह सभी उत्तरी बिहार की नदियां हैं और ये सारे के सारे हिमालय नदियां हैं। अगला है पठारी नदियां। यह वर्षा पर आधारित है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह मुख्य रूप से गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि बिहार में क्या है, तो गंगा नदी बीच से आती है। उत्तर बिहार की भी नदियां गंगा नदी में मिलती है और दक्षिणी बिहार की भी नदियां गंगा नदी में मिल जाती है और सारे जल गंगा नदी ले जा करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। पठारी नदियां का बात करें तो ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है। पठारी नदियां प्रौढ़ा अवस्था में है। पठारी नदियां सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। यह बाढ़ की कम संभावना को व्यक्त करती है। इसके अंतर्गत सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, चूल, इन सभी नदियों को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैप दिया गया है बिहार की नदियों का, यह देखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से सजा के दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे यह है गंगा नदी, ठीक,
बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। यहाँ पे है घाघरा नदी, इसके अलावा गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, मेची नदी और महानंदा नदी। क्लियर है? यह क्रम याद रखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में। पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, यहाँ पे बलान भी इसकी एक सहायक नदी है, याद रखिएगा, बलान और महानंदा। ठीक। दक्षिणी बिहार में देखिएगा तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फर्गु, निरंजना, मोहना और क्यूल। एक अजय नदी भी है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, अजय। तो यह जो है दक्षिणी बिहार की नदियां हैं और उत्तरी बिहार की नदियां हैं। दोनों नदियां मुख्य रूप से गंगा नदी को जल देती है और गंगा नदी बंगाल को खाड़ी में जल विसर्जित कर देती है। अगला है यहाँ पे मुख्य नदियां, जिसका उद्गम कहाँ से होता है और बिहार में यह कहाँ प्रवेश करती है और इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है। बहुत बढ़िया से दिया है, देखिएगा इसको। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड से निकलती है। बक्सर यानी कि चौसा के पास यह बिहार में प्रवेश करती है और यह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है गंगा नदी में मिलने के साथ ही। घाघरा यह तिब्बत से निकलती है, सिवान में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा सारण में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में यह पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में यह प्रवेश करती है और गंगा सोनपुर में यह मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी चंपारण में यह बिहार में प्रवेश करती है और गंगा खगड़िया के पास यह मिल जाती है। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है और इसका मुहाना या संगम कोशी में है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, मधुबनी बिहार में यह प्रवेश करती है और कोशी में यह इसका संगम है। कोसी नदी गोसाई थान नेपाल से यह निकलता है, सुपौल में यह बिहार में प्रवेश करती है और कुर्सेला यानी कि कटिहार में यह मिल जाती है। गंगा महानंदा, महानंदा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से यह निकलती है, किशनगंज में बिहार में प्रवेश करती है और इसका जो संगम या मुहाना है यह गंगा मालदा है। कर्मनाशा विंध्यन की पहाड़ी से यह उद्गम होता है इसका और यह कैमूर में बिहार में प्रवेश करता है। गंगा चौसा में यह इसका मुहाना या संगम है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से यह निकलती है, रोहतास में बिहार में प्रवेश करती है। गंगा यानी कि दानापुर में यह इसका संगम देखने को मिलता है। अगला है देखिएगा पुनपुन। पुनपुन जो है यह झारखंड पलामू से निकलती है, उद्गम होता है, औरंगाबाद में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में इस फतुहा में मुहाना है। निरंजना या फल्गुना जिसको कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, गया जी में यह प्रवेश करती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में यह सम्मिलित हो जाती है, संगम बना लेती है। सकरी नदी यह भी छोटा नागपुर पठार से निकलता है, नवादा में बिहार में प्रवेश करता है और क्यूल नदी के साथ गंगा में यह संगम बनाती है। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलता है, जमुई में प्रवेश करती है बिहार में और गंगा नदी जो है गंगा लखीसराय में यह संगम या मुहाना बनाती है। अजय नदी जमुई में निकलती है और जमुई में ही यह क्या करती है तो आपका प्रवेश करती है बिहार में और यह जो है गंगा पश्चिम बंगाल में संगम बनाती है, मुहाना बनाती है। अगला है गंगा नदी, इसके बहुत सारे फैक्ट हैं, देखिएगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में, याद रखिएगा। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों, जिसमें याद रखिएगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। तो गंगा नदी इन 12 जिलों से होकर के गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियों बिहार में गंगा में मिलती है, जबकि महानंदा और अजय
बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। इट शुड बी नोटेड, यह जो महानंदा और अजय है यह बिहार से बाहर गंगा नदी में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। किसको? गंगा को। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कितनी है? बंगाल की खाड़ी में जल दे देती है। अगला है हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पठार से निकलता है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में यह मिल जाती है। कौन नदी? घाघरा नदी। अन्य नाम इसका है सरयुग नदी, मैदानी भाग में कहते हैं, गोगरा, करनाली नेपाल में आदि नाम से इसको जानते हैं। तो सरयुग नदी को ही घाघरा नदी कहते हैं। यही जो आपका फैजाबाद का इलाका है, इसी सरयुग नदी के तट पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। किसका? राम मंदिर का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। गोगरा, करनाली नेपाल में इसको जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती, घाघरा की ही सहायक नदियां हैं। अगला है गंडक नदी। गंडक को नारायणी मैदानी भाग में कहा जाता है, सप्तगंडकी और शालिग्राम नेपाल में इसको कहते हैं। तो शालिग्राम जो पत्थर होता है जिसको हम लोग पूजते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, वह इसी गंडक नदी में देखने को मिलता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन, जो कि पश्चिमी चंपारण में एक जगह है, यहीं पर यह प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है गंडक नदी। इसकी सहायक नदियां जैसे काली गंडक, त्रिशूली गंडक की सहायक नदियां हैं। इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर को हम शालिग्राम कहते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगला है हमारा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला में बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा नदी में यह मिल जाती है। क्लियर? कौन? बूढ़ी गंडक नदी। इसका नाम सिकरहना सिकरहना है और यह ऊपरी भाग में इसको कहा जाता है सिकरहना। ठीक। अगला है इसकी सहायक नदियां मसान, बालो, त्यूर, धनौती, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक मुख्य रूप से आपका क्या बोलते हैं, समस्तीपुर हो गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो गया, इन सभी जगहों पे यह बहती है। बागमती नदी का बात करें तो यह मुख्य रूप से आपका दरभंगा वाले रीजन में बहता है, यानी कि यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी जिला में यह प्रवेश करती है और दरभंगा होते हुए अंत में यह गंगा जी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी में मिलती है और कोसी नदी में मिल जाती है। तो कमला, कोसी या झंझारपुर वाला रीजन जो है मधुबनी का, वहां पे देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियां लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अवधारा, अधावरा, विष्णुमती, यह सभी क्या है? बागमती के सहायक नदी है। लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती, यह क्या है? बागमती के सहायक नदी है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछता है, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। इतना बात जानते हैं तो बिहार में घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब है कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान या गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बना है, जिसे हम सप्तकौशिकी या कोसी कहते हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि जो है इसके सहायक नदियां हैं। अगला है हमारा महानंदा नदी। यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जिसका नाम है महानंदा। इसकी सहायक नदियां पैनोर, नागर, बालासर, मेची इसके महानंदा के सहायक नदी है।
अगला है कर्मनाशा नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्यन पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? कर्मनाशा नदी। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, याद रखिएगा पॉइंट को। कर्मनाशा नदी दक्षिणी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा गया है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहा गया है। अगला है हमारा सोन नदी। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलता है। नोट कीजिएगा, यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिला यानी कि झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। मनेर के पास सोन नदी गंगा से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। कौन? सोन। इसके बाद यमुना के बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहांद्र, कन्हार, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में बनाया गया है। इंद्रपुरी बैराज भी रोहतास में बनाया गया है। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सोन नदी पर बने शहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया गया है। तो सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पाद क्षेत्र बना दिया। यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि रोहतास में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। इसका मतलब हुआ कि रोहतास चावल का उत्पादन सर्वाधिक करता है बिहार में। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ। ठीक, याद रखिएगा, चावल और गेहूं का दोनों का उत्पादन सर्वाधिक रोहतास में होता है। आइए अगला है पुनपुन नदी। पुनपुन यह झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक मोरहरा, मादर, दरधा यह पुनपुन की सहायक नदियां हैं। दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। तो सोन के बाद दूसरी प्रमुख नदी कौन है? पुनपुन है। अगला हम फल्गु नदी का बात करें तो यह हजारीबाग पठार से निकलती है और लीलाजन या इसी को निरंजना कहते हैं एवं मोहना नदियों के मिलने से बनती है। कौन? फल्गु नदी। और अंततः गया होते पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है या इसी को सहायक को उपनदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलने वाली जो लीलांजन है, जिसे निरंजना कहते हैं, और मोहना नदी है, दोनों को मिलने से फल्गु नदी का निर्माण होता है और अंत में यह पुनपुन में मिल जाती है। क्लियर है? गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है, फल्गु नदी के पास है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, जिसे गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान मिला था। इस शुड बी नोटेड, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा। आइए, बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर का एक चार्ट दिया गया है। जैसे पटना शहर गंगा नदी पे स्थित है, नदियों के किनारे। मोकामा भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। छपरा घाघरा नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। बांका चंदन नदी के किनारे। अब देखिएगा, सोनपुर गंडक नदी के तट पर, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के तट पर, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर, दरभंगा बागमती नदी के तट पर, गया या गया जी फल्गु नदी के तट पर, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के संगम तट पर, लखीसराय क्यूल नदी के तट पर। यह क्या है? अवस्थित बिहार के शहर है। बिहार की नदी घाटी परियोजना का बात करें तो देखिएगा, बिहार की नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण के साथ पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है, टारगेटेड किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना मुख्य रूप से 3 नदी, सोन नदी पर है, गंडक नदी पे है, कोसी नदी पे है। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना का बात करें तो यह बिहार में सबसे पहले निर्माण किया गया था। यानी कि सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में
डेहरी ऑन सोन यानी कि रोहतास में किया गया था। डेहरी एक जगह है रोहतास में, वहीं पे सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम घाटी परियोजना है। डेहरी के बारुन के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें निकाले गया है। एक को बोलते हैं पूर्वी सोन नहर और दूसरे को बोलते हैं पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई किया जाता है। पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई किया जाता है। जबकि पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र यानी कि डेहरी जल विद्युत केंद्र, जिसका की विद्युत उत्पादन क्षमता है 6.6 मेगावाट, और बारुन जल विद्युत केंद्र जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ इसे स्थापित किया गया है। तो डेहरी जल विद्युत केंद्र और बारुन जल विद्युत केंद्र, यह सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र की स्थापित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है, इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ है क्या, तो आपका सोन नदी और यहाँ पे डैम का निर्माण किया गया है, बांध बनाया गया है। इस तरफ को बोलते हैं हम पूर्वी सोन और इस तरफ को बोलते हैं पश्चिमी सोन नहर, और यह है सोन नदी इस प्रकार से जा रही है। अगला है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर। देखिए गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो यही पॉइंट कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, आपको सही करना पड़ेगा। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल तीनों को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ हमारा समझौता हुआ और इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। तो भैंसा लोटन के पास गंगा नदी पर बांध का निर्माण करके जलाशय बनाया गया था। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। कहाँ पे, तो वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम पर यह स्थित है। देखिएगा यही है वाल्मीकि बैराज। ठीक, यह है आपका पश्चिमी गंडक नहर, यह हो गया गंडक नहर, और यह दोन नहर, यह त्रिवेणी नहर और यह तिरहुत नहर, यह नेपाल का सीमा हो जाता है, नेपाल का सीमा होता है। और यहीं पे जलाशय यानी कि डैम का निर्माण करवाया गया है। आगे हम देखते हैं गंडक परियोजना जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। एक को बोलते हैं पूर्वी नहर जो पूर्व की ओर निकाला गया है, एक को बोलते हैं पश्चिमी नहर जिसे पश्चिमी गंडक नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नहर तीन भागों में विभक्त है जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोर नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई किया जाता है। किससे, तो आपका यह हो गया दोन नहर से। तो तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर के यह निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई की व्यवस्था किया गया है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी स्थापित किया गया है। तो मतलब है बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था करवाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, यही सब तो मुख्य रूप से काम है बहुउद्देशीय परियोजना का। आइए अगला है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। यह कोसी नदी पे बना है। यह है कोसी नदी, एक तरफ को बोलते हैं पश्चिमी कोसी नदी और पूरब की ओर जो है उसको बोलते हैं पूर्वी कोसी नदी, और यहीं पे यहाँ पे डैम का निर्माण करवाया गया है। क्लियर। तो बहुउद्देशीय कोसी परियोजना का बात करें तो कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हो गया था। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बना के नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना
1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। कब? 1965 ईस्वी में। कोसी पर निर्मित जलाशय, देखिएगा, कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है, यानी कि पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। तो पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई की व्यवस्था होती है। पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय में सिंचाई की व्यवस्था होती है। क्लियर? अब देखिए, झील का बात करें तो कई सारे झील हमको देखने को मिलता है। एक बार इसको आप सरसरी निगाह से देखिएगा, बिहार का झील। आइए सबसे पहले बात करें, पश्चिमी चंपारण में है सरैया मन झील। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में है मोती झील और पिपरा मन झील। मोती झील और पिपरा मन झील। दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान झील। सहरसा में है सिमरी झील। कटिहार में है गोगाबिल झील। क्लियर? भागलपुर में है जगतपुर झील। बेगूसराय में है कांवर झील, कई बार क्वेश्चन पूछा है। नालंदा में है घोड़ा कटोरा झील। गया जी में है मुचलिंडा झील। गया जी में मुचलिंडा झील। इसके अलावा कैमूर में है अनुपम झील। कैमूर में क्या है? अनुपम झील है। गया जी में मुचलिंडा झील। नालंदा में घोड़ा कटोरा झील। बेगूसराय में कांवर झील। भागलपुर में जगतपुर झील। कटिहार में गोगाबिल झील। सहरसा में सिमरी झील। कुशेश्वर स्थान वाला जो झील है दरभंगा में है। पूर्वी चंपारण में मोती झील और पिपरामन झील है। पश्चिमी चंपारण में सरैयामन झील है। रिकॉल अगेन, पश्चिमी चंपारण में सरैयामन झील, पूर्वी चंपारण में दूगो, मोती झील और पिपरामन झील। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील। सहरसा में सिमरी झील। कटिहार में गोगाबिल झील। भागलपुर में जगतपुर झील। बेगूसराय में कांवर झील। नालंदा में घोड़ा कटोरा झील। गया जी में मुचलिंडा झील और कैमूर में अनुपम झील अवस्थित है। बिहार की प्रमुख झील का यहाँ पे चार्ट दिया गया है, देखिएगा। एक तरफ है आपका गोखोर झील और दूसरा है प्राकृतिक झील। तो कांवर झील कहाँ है बाबू? यह है आपका बेगूसराय जिला में। गोगा झील या घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरैयामन झील पश्चिमी चंपारण बेतिया में है। पिपरामन झील मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में है। यानी कि हमने बताया था कि मोती झील और पिपरामन झील पूर्वी चंपारण में है, सरैयामन झील पश्चिमी चंपारण में है। प्राकृतिक झील का बात करें यहाँ पे तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैमूर में है। मुचलिंडा झील बोधगया गया जी में है। नागी झील जमुई में है और नकटी झील, नागी और नकटी कहाँ है बाबू? जमुई में है, याद रखिएगा। आइए बिहार की प्रमुख नहरों का बात करें, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, पुनः पूछे जाने की संभावना है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है। तिरहुत नहर गंडक नदी पे है। दोन नहर गंडक नदी पे है। तो त्रिवेणी हो गया, तिरहुत हो गया, दोन हो गया। त्रिवेणी, तिरहुत, दोन गंडक नदी पर। अगला है पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी राजपुर नहर। ये तीन जो है कोसी नदी पे, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर, यह कोसी नदी पे है। पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन यह सोन नदी पर है, याद रखिएगा। गंडक नदी पे जितने भी नहर है उससे जो संबंधित राज्य है, लाभान्वित क्षेत्र है, वह है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। फिर कोसी नदी से संबंधित जो जिला है वह है अररिया, सुपौल और पूर्णिया। दरभंगा भी है, मधुबनी और सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। कहने का मतलब कोसी नदी का जो कैचमेंट एरिया है उससे संबंधित जितने भी बिहार के जिले हैं वह इससे लाभान्वित है। पूर्वी सोन नदी पर है, इसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल इससे लाभान्वित है। साथ ही पश्चिमी सोन नहर में रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर सभी के सभी जो है यह भी लाभान्वित है। अब है जल प्रपात, कई बार भर भर के क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में। जब नदी की ढाल में अक्षामत यानी कि अटरंडम परिवर्तन आने लगता है तो नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है, इसी को हम जल प्रपात कहते हैं। क्लियर?
बिहार के प्रमुख जलप्रपात जैसे ककोलत जलप्रपात नवादा में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, कशिश जलप्रपात रोहतास में है। याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात नवादा, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, कशिश जलप्रपात रोहतास, धुआं कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है, मझर कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है, तुतला भवानी जलप्रपात यह भी रोहतास में है। अगला है करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर और तेलहर कुंड जलप्रपात। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, याद रखिएगा। तो करकट जलप्रपात कैमूर और तेलहर कुंड जलप्रपात यह भी कैमूर में है। एक बार पुनः हमारे साथ रिकॉल कीजिएगा। आइए, देखिए, ककोला जलप्रपात यह नवादा में है, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, कशिश जलप्रपात यह भी रोहतास में है, धुआं कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है, मझर कुंड जलप्रपात यह भी रोहतास में है, तुतला भवानी रोहतास में है, करकटगढ़ कैमूर में है और तेलहर कुंड यह भी कैमूर में है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड। कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। राजगीर में जो अवस्थित है जलकुंड उसमें है ब्रह्मकुंड। यह बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। कई बार क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में है। ब्रह्मकुंड कहाँ है, राजगीर में है। यह क्या है, तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। यहीं पे है राजगीर में सप्तधारा जलकुंड, मगदम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, यह सभी के सभी कहाँ है, बिहार में है। मुंगेर में है लक्ष्मण कुंड, सोमेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड। कहाँ पे है, मुंगेर में। इसके अलावा सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड यह भी मुंगेर में है। तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड यह कहाँ है, मुंगेर में है। गया में है अग्निकुंड। इससे क्वेश्चन बनता है, रिवीजन कीजिएगा बार बार इसका। अब है बिहार की मिट्टी। देखिएगा, मिट्टी किसको कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रणों को हम मृदा या मिट्टी कहते हैं। क्लियर। मृदा का निर्माण चट्टान के टूटने फूटने और इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृत वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है। यहाँ पर 90% क्षेत्र में जलोढ़ या इसी को अपोढ़ या कछारी मृदा कहते हैं, यह पाया जाता है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। अब इसका जो डिवीजन है उसको आप देखिएगा। आइए, तो उत्तर बिहार की प्रमुख मिट्टी है पर्वत पदीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ को वागर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ को खारद कहा जाता है। पर्वत पदीय, तराई, पुरानी और जमीन जलोढ़ यह सभी कहाँ है, यह है आपका उत्तरी बिहार का मृदा। दक्षिणी बिहार में इसे टाल या मन नाम से जानते हैं, कगारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ जिसे करैल कवाल के नाम से जानते हैं, लाल पीली जिसे बलथर के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो आपको याद रखना है, बलथर लाल पीली मिट्टी होता है दक्षिणी बिहार में, पुरानी जलोढ़ जिसे करैल कवाल के नाम से कहते हैं दक्षिणी बिहार में, लेकिन इसी पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं उत्तरी बिहार में। कगारी मिट्टी, कछारी मिट्टी एक ही होता है, जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप होता है। और टाल मिट्टी जहाँ पे पानी लगा रहता है उसको हम टाल मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में विशेषता लिखा गया है। पर्वत पदीय मिट्टी जिसे पिडमोंट कहा जाता है, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है। किसमें, पिडमोंट मिट्टी में। यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए ज्यादा अनुकूल है। पर्वतीय मिट्टी। तराई मिट्टी का बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकर और रेत की मात्रा अधिक होती है।
कई जगह पे दलदली भूमि का भी विकास देखने को मिलता है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए ज्यादा अनुकूल होती है। तराई मिट्टी याद रखिएगा। अब है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्र में होता है जहां पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विकास मुख्यतः घाघरा, गंडक व बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। बांगर मिट्टी, इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भी है। इस मिट्टी को बल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। किसमें? बांगर पुरानी जलोढ़ में। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है और इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू आदि उगाए जाते हैं। ठीक, तो यही जो पुरानी जल ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। यहाँ पे बलसुंदरी मिट्टी का बात किया गया है, तो उत्तर बिहार की पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम बलसुंदरी कहते हैं, जो कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि जिलों में देखने को मिलता है। अगला है हमारा नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम खादर कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे प्रति वर्ष नदियों के द्वारा जो बाढ़ आता है और उसके कारण जो अवसाद जमा हो जाती है, उसी से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों में देखने को मिलता है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू की चीका की प्रधानता देखने को मिलता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होता है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी हो सकती है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी, छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिणी बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा क्षेत्र के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जहां पर की निम्न भूमि है, जल का जमाव होता है, वहीं पे इस मिट्टी का निर्माण होता है, टाल मिट्टी का। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में देखने को मिलता है। यह जो टाल मिट्टी होता है, यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एक भारी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है और इस मिट्टी में रबी की फसल अच्छी होती है। यह दलहन उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला है कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कगारी मिट्टी। और इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों मक्का, सरसों, मिर्चाई आदि की खेती किया जाता है। पुरानी जलोढ़, जिसे करेल कवाल मिट्टी कहते हैं, दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेके भागलपुर तक के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पुरानी जलोढ़ करेल कवाल। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, गेहूं और सब्जी की खेती यहाँ पे कर लिया जाता है। अगला है लाल पीलिया, जिसे बलथर मिट्टी कहते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल तक की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में यह फैला है, जिसे हम लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम देखने को मिलता है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण लाल रंग की यह होती है लाल पीली मिट्टी, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। इस मिट्टी के में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं लाल पीली या बलथर मिट्टी में। कुछ और बातें दिया गया है यहाँ पे, जैसे
लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो लाल बलुई मिट्टी है कैमूर और रोहतास के जो पठारी क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट के अंश भी पाए जाते हैं। किसमें? तो लाल बलुई मिट्टी में। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज के फसल उगाए जाते हैं। अगला है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वन एवं वन जीव अभ्यारण्य। देखिएगा, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इस पर्णपाती वनों को उसकी विशेषता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे को बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ध्यान से देखिएगा, आर्द्र पर्णपाती वन ये उन वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है, वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण यानी कि वाल्मीकि नगर वाला वन क्षेत्र जो है तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में घास, फिर इसके अलावा बेत आदि के जो झाड़ियां हैं वह भी देखने को मिलता है। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्र में देखने को मिलता है जहां पे औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्र में पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन। इन वनों में सेम हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष देखने को मिलता है जो कि अपना पत्ता गिरा देता हो, उसी को पर्णपाती वन कहते हैं। उसका पात पर्ण हो, टूट जाता हो। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा कौन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यह डाटा है। अभ्यारण्य का बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी चंपारण में है। 1779.71 यह वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य इसके अंतर्गत है। क्लियर। अगला है भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। 680.94 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए यह प्रसिद्ध है। कौन? तो बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। अगला है गौतम बुद्ध पक्षी विहार, यह कहाँ है? गया में है। 138.33 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? बेगूसराय में है और यह 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में विशेष बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे कि यह जो है साइबेरिया पक्षियों का आश्रय स्थल होता है और रामसर सूची में शामिल बिहार का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र का नाम क्या है? कांवर झील वन्य जीव अभ्यारण्य। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, सो यू मस्ट हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। अगला कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर के रीजन में है। 1784.73 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा, कैरून वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नागी और नकटी यह दोनों कहाँ है बाबू? जमुई में है और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य नागी है। अब नकटी का बात करें तो यह जो है 3.33 वर्ग किलो क्षेत्र में है, जबकि नागी केवल 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। डेट्स वाई यह सबसे छोटा है। नकटी का बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा में है। यह 35.84 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर अप करता है। अगला है हमारा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का बात करें तो यह है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और इसका स्थान है पश्चिमी चंपारण और इसका क्षेत्रफल देखें 8.87 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित उदयपुर झील को वर्ष 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिसका नाम है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या नाम है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर।
अगला है रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पे है? नवादा में। कहाँ है? नवादा में है और यह 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य यह हमारे दरभंगा में है और यहाँ पे 29.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सेवेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। सेवेरिया जो कि रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया प्रांत, वहां से आते हैं और यह प्रवास के दौरान फिर यह यहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है। 60 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। इसके अलावा यह जो है गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक विस्तारित है। साथ ही भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, वैशाली में है और 1.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे छोटा अभ्यारण्य है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो कि वैशाली में है। अब यहाँ पे बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य का मैप दिया गया है, आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देखिएगा। पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और एकलौता राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। दरभंगा में हमारा कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है। कामर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला है यहाँ पे देखिए मुंगेर में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। जम्मू में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। नवादा में रजैली वन्यजीव अभ्यारण्य है। नवादा में रजैली वन्यजीव अभ्यारण्य है। नालंदा में राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य है। गया जी में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये सबसे बड़ा है, कैमूर वाला सबसे बड़ा है। वैशाली में बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। इट शुड बी नोटेड एंड रिपीट अगेन एंड अगेन। आइए बिहार के रामसल स्थल का सूची हम देखें तो यहाँ पे बिहार में वर्तमान में कुल 6 साइट रामसल सूची में सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कामर झील 2020 में किया गया जो कि बेगूसराय में है और इसका क्षेत्रफल 2620 हेक्टेयर में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में और नकटी दोनों को एक साथ किया गया, दोनों जमुई में है और एक का है नागी का 206 हेक्टेयर और नकटी का है 333 हेक्टेयर। गोकुल जलाशय यह 2025 में बक्सर में है और इसका जो एरिया है 448 हेक्टेयर। उदयपुर झील 2025 में इसे रामसर में शामिल किया गया, पश्चिमी चंपारण में है और 319 हेक्टेयर में है उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोगाबिल झील पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2025 में रामसर में सूची किया गया शामिल, कटिहार में है और 86.363 हेक्टेयर में फैला है। अब है वन रिपोर्ट, इसको बहुत शिद्दत से पढ़िएगा, हर एक 2 साल पर वन रिपोर्ट आता है और यहाँ पे भारत और बिहार में वनों की स्थिति क्या है इसके बारे में हमें यह डाटा देता है। कितना वृक्ष है, कितना सघन वन है, कितना घना वन है, कितना खुला वन है, इन सबों के बारे में डाटा मिलता है। आइए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, 25 में आया नहीं है, हमें 23 वाला ही पढ़ना होगा। आइए भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। पहला रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। 2023 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं है। इस शुड बी नोटेड 18वीं यह वन्यजीव रिपोर्ट है। बिहार में वन आवरण का बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 132.45 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बिहार में जो वन आवरण है वह बिहार के जो एरिया है यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में 7532 वर्ग किलोमीटर में वन है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। नोट कीजिएगा पॉइंट, 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 21 की तुलना 23 में, 25 में आया नहीं, यही डाटा याद रखना है। बिहार में वन एवं वृक्ष का बात करें तो देखिएगा, एक है वन आवरण है 7532 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि देखें तो 8% का हुआ है, यानी कि ओवरऑल कुल हमारा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, उसका 8% पर वन आवरण है
151 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है 2021 की तुलना में। वृक्ष आवरण की बात करें, यह है 2500 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे प्रतिशत का बात करें तो यह बैठता है 2.68%, और यहाँ पे वृद्धि हुआ है 159 वर्ग किलोमीटर का। झाड़ी का बात करें तो यह 260 वर्ग किलोमीटर में है, और यह हमारे कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 0.28% है। इसमें कुल क्षेत्रफल का बात करें वन आवरण, वृक्ष आवरण और झाड़ी मिला करके, तो यह होता है 10,292 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.96% होता है। और यहाँ पे वृद्धि देखें ओवरऑल तो 310 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो एक बार हमारे साथ रिवीजन कीजिएगा। वन आवरण 7532 वर्ग किलोमीटर, 8% कुल भौगोलिक का, और 151 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वृक्ष आवरण 2500 वर्ग किलोमीटर, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.68%, और 169 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। एक 151, एक 159 याद रखिएगा। झाड़ी 260 वर्ग किलोमीटर, 0.28% में है यह, और यहाँ पे हम देखें तो वृद्धि न के बराबर हुआ है। और कुल ओवरऑल बात करें तो 10,292 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष, झाड़ियाँ और वन है, और यह जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर का 10.96%, और ओवरऑल इसमें ग्रोथ 310 वर्ग किलोमीटर हुआ है। आइए जिलों में वन आवरण का बात करें तो सबसे अधिक जो वन आवरण है वह कैमूर में है। यहाँ पे कैमूर में है 1025.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यहाँ पे जो है वन आवरण है। पश्चिमी चंपारण में 908.23 वर्ग किलोमीटर पर वन है। जमुई में 670 वर्ग किलोमीटर पर वन है। सबसे कम अगर हम बात करें वन आवरण का, शेखपुरा वह जिला है बिहार का जहाँ पे सबसे कम वन आवरण केवल 0.82 वर्ग किलोमीटर में है। अरवल में उसके बाद 4.0 वर्ग किलोमीटर में, और बक्सर में यह भी यहाँ पे मात्र 6.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन देखने को मिलता है। अगला है प्रतिशत के रूप में वन आवरण। तो देखिएगा सबसे अधिक जो वन है प्रतिशत के रूप में वह कैमूर में है 30%, जम्मू में उसके बाद आता है 21%, और मुंगेर में आता है 21%। याद रखिएगा। तो सबसे अधिक वन आवरण जो है कैमूर 30.51%, जम्मू 21.65%, मुंगेर 21.57%। सबसे कम अगर प्रतिशत के हिसाब से वन आवरण तो शेखपुरा में मात्र 0.12%, बक्सर में 0.35%, और सिवान में 0.42%। तो याद रखिएगा शेखपुरा, बक्सर और सिवान। 2021 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि एवं नुकसान करने वाले जिलों कुछ इस प्रकार से हैं। वन आवरण में वृद्धि करने वाला जिला सबसे अधिक भागलपुर में हुआ है 33.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, मधुबनी में उसके बाद 25.7 वर्ग किलोमीटर पर, और बांका में उसके बाद 19.16 वर्ग किलोमीटर पर। वन आवरण को नुकसान करने वाला जिला है कैमूर। कैमूर में -35 वर्ग किलोमीटर वन आवरण को यह खत्म कर दिया है। नवादा -9 वर्ग किलोमीटर इलाका को वन को ये काट दिया, और उसके बाद है किशनगंज, वह -7 वर्ग किलोमीटर एरिया के वन को कट कर दिया है। तो याद रखिएगा नुकसान पहुंचाया है कैमूर, नवादा और किशनगंज, और वृद्धि किया है भागलपुर, मधुबनी और बांका। यही डाटा आपको पूछेगा, और कोई चारा नहीं है, बिना इसके आप एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते हैं। बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिला देखें तो बहुत घने वन जो है वह पश्चिमी चंपारण में है, मध्यम रूप से भी घने वन पश्चिमी चंपारण में है, और खुला वन कैमूर में है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा है। यू शुड बी नोटेड एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण, मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण, और खुला वन कैमूर में है। शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल का बात कर लें यहाँ पे तो बहुत घने वन यह 330.78 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में है 527.25 वर्ग किलोमीटर में, और खुला वन जो है कैमूर में है 499.68 वर्ग किलोमीटर में। आप नाम याद रखिएगा, डाटा परसेंटेज ना भी याद रहे तो थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। अगला है
19, 21 और 23 वन आवरण की यहाँ पे तुलना किया गया है। इसको देख लेते हैं। बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अभी 2023 में यह 387 वर्ग किलोमीटर हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, बढ़ा है, पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है। जब आपको ऐसे एसर्शन और रीजन बना के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही चीज देगा। तो डाटा को गहराई से पढ़िएगा। बहुत घने वन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, ठीक। मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर है, पहले था 3286 2021 में हुआ है, और अभी 2584 हुआ है। तो यह जो है 2 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है, याद रखिएगा। मध्यम रूप से घने वन कम हुआ है 2021 की तुलना में 23 में, लेकिन 19 की तुलना में बढ़ा था 2021 में, याद रखिएगा। खुले वन 3693 वर्ग किलोमीटर है, और 19 में 21 में होता है 3762, और अभी जो है 2023 में 3861, यानी कि खुला वन बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। मध्यम रूप से घने वन की घटा है पिछले वर्ष की तुलना में, और बहुत घने वन बढ़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, याद रखिएगा। इस तरह से छोटा छोटा बात लिख के याद कीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण 10.5% है। यह डाटा कई बार पूछा है, पूछता रहेगा, यानी कि यह चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, 10.5%। आइए बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना का बात करें तो खुले वन का प्रतिशत है 51%, मध्यम सघन वन है 44%, और अत्यंत सघन वन है 0.5%। कितना, 5%। अगला है 10% से अधिक शिखर घनत्व वाले 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले वृक्षादित भूमि को हम वन आच्छादन कहते हैं। यानी कि 10% से अधिक शिखर घनत्व वाले जो एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, वृक्ष आच्छादित भूमि कहेंगे। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वन अग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण, और यहाँ पे 1403 है, जमुई 354 है, और मुंगेर यहाँ पे 233 है। तो याद रखिएगा वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या। तो पश्चिमी चंपारण 1403, जमुई 354, मुंगेर 233। बिहार में आपदा प्रबंधन का अब हमारा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। देखिएगा बिहार एक मैदानी राज्य है, और यहाँ पे मुख्य आपदा बाढ़ के कारण होता है, और यह कोसी नदी द्वारा लाए गए बाढ़ों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है, और लू जैसी आपदाएं देखने को मिलती है। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिला बाढ़ प्रभावित है, जो फ्लड प्रोन एरिया है वह है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है, और 13 जिला कम बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है, और बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत में कुल बाढ़ का 16.5% केवल एक बिहार में आता है। कितना, 16.5%। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित 15 जिला है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर। यानी कि यह उत्तर भारत के जो राज्य हैं जो कि ये नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बाढ़ आता है। कम प्रभावित बाढ़ वाले बात करें तो पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। यह वह जिला है या तो जो बीच में पड़ता है या फिर उत्तर बिहार से ज्यादा हट के पड़ता है, यानी कि जो नेपाली वाला जो सीमा है उससे थोड़ा हट के पड़ता है, तो यह कम प्रभावित जिला है। तो अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 15 और कम बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 13 है। बिहार में बाढ़ आने का जो मुख्य कारण है वह कुछ इस प्रकार है। बिहार की भू आकृति का नीचा होना, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में
ज्यादा वर्षा होना। दूसरा जगह क्या होता है, जैसे यूरोप सब में रेगुलर इंटरवल पर वर्षा होता है, लेकिन हमारे यहाँ वर्षा केवल 2 से 3 महीना यानी कि अगस्त और सितंबर में दम भर के वर्षा होता है, और बाकी समय उसी वर्षा के जल पर हम निर्भर करते हैं। इसीलिए बिहार में क्या है, वाटर संचय पे ये वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए मुहिम चलाया जाता है। ओवरऑल भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलता है। तो बिहार में जितने भी सूखे इलाका है, वहाँ पे जैसे गंगा नदी का पानी गया तक पहुँचाए जाने का बात किया जा रहा है। गया क्या है, सबसे ज्यादा सूखा इलाका है। क्यों? वर्षा ही नहीं होता है। ठीक, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह अत्यधिक वर्षा होती है। इसके अलावा बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है, और बिहार में जल का प्रबंधन अच्छा तरीका से नहीं हो पाता है। तटबंधों का टूटना और जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार भी जो है वह बाढ़ आने में से कारणों का इंगित करता है। अगला है सूखा का बात करें तो मौसम को अनिश्चित तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, और बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा प्रभावित है। सूखे से प्रभावित होने वाला जिला औरंगाबाद है, गया है, इसके अलावा नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर है। ठीक, सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, ईटीसी का प्रयोग कर हम नहर निर्माण कार्य में यहाँ पे इसका आवश्यक माना जा सकता है। तो सिंचाई के लिए टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग करते हैं, एवं नहर निर्माण का कार्य यहाँ पे आवश्यक माना जा सकता है। यही है बिहार का मैप। यहाँ पे थोड़ा कम दिखता होगा, लेकिन काम चलाने लायक ठीक है। आइए, भूकंप। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ पे भूकंप की सर्वाधिक संभावना जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर कई जोनों में बांटते हैं, जैसे कि जोन 5, जोन 4 और जोन 3 में विभाजित किया जाता है। कुछ इस प्रकार है, इसको देखिएगा। यह जो जोन 5 है, यह सबसे अधिक जो है भूकंप प्रभावित इलाका है, जिसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया आदि जिले हैं। यानी कि यह उत्तर बिहार के जिले हैं जो कि भूकंप प्रभावित है। जोन 4 का बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर में मध्यम रूप से भूकंप आता है। और जोन 3 का बात करें, यह कम प्रभावित है, जिसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। यह क्या है बाबू, तो यह धारवाड़ और विंध्यनकरम की चट्टान वाला इलाका है, जहां पर कि बहुत पुराना यह चट्टान है, भूकंप न के बराबर आता है। क्लियर? तो यह जोन 3 के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। चक्रवात का बात करें तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल में चक्रवात आता है उसका प्रभाव हमारे बिहार के सीमा तक देखने को मिलता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण चक्रवात जैसी आपदाओं से कभी कभी यहाँ भी प्रभाव देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों को यह टच करता है और नुकसान करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होता है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होता है। अब है यहाँ पे इसी को आपदा प्रबंधन को कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क अपनाया गया था, जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क। और बिहार का बात करें तो एक शहर है जापान का, जिसका नाम है जापान का सेंडाई शहर। क्या है? जापान का सेंडाई शहर है। मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया, और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। इसके तहत बिहार में 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 अपनाया गया है। तो यह बात बहुत बढ़िया है। बिहार में आपदा जोखिम को न्यून करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 30 को एडॉप्ट किया गया। तो बाबू यह था इडुटेरिया का
जो आपका तीसरा यूनिट जिसमें बिहार के जलवायु के बारे में, वन रिपोर्ट के बारे में, इन सबों के बारे में एक करंट रिलेटेड इश्यूज को हमने कवर अप करते हुए इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे और हमारा बिहार का अर्थव्यवस्था वह भी अपलोड कर दिया गया है। सो यू मस्ट हैव टू वॉच अगेन एंड अगेन टू compete the BPSC examination 72। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।